राजस्थान के राजा महाराजा सामंतों ने दुश्मनों से और खुद की और अपने राज्य की रक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण किया। आज भले ही राजाओं का शासन समाप्त हो गया हो, लेकिन यहाँ के शानदार किले अपने शानदार इतिहास को बताते शान से खड़े हैं। ऐसा ही एक किला है शेखावटी अंचल का फतेहपुर दुर्ग। दुर्ग के साथ साथ शानदार हवेलियां, बेहतरीन नक्काशी और भित्ति चित्रों की वजह से इस अंचल को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं फतेहपुर दुर्ग की कहानी। फतेहपुर ने कई बार भयंकर युद्धों का सामना किया। इन युद्धों में फतेहपुर को क्षति हुई। हालांकि यहां के वीरों ने दुश्मन के दांत खट्टे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दुश्मन यहां जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ। फतेहपुर पर राठौर कांधल का हमला। फतेहपुर के सेनापति को मिली वीर गति। फतेहपुर पर टूटा दुश्मन का कहर। फतेहपुर की सुख समृद्धि और खुशहाली को नजर लगी जब फतेह खां फतेहपुर में मौजूद नहीं था। इसका फायदा उठाते हुए दुश्मन फतेहपुर पर कब्जा करने के लिए विशाल सेना के साथ फतेहपुर की ओर कूच कर गया। इस तरह राठौर कांधल ने फतेहपुर पर विशाल सेना के साथ चढ़ाई कर दी। हमले की जानकारी मिलते ही फतेहपुर को बचाने की पूरी जिम्मेदारी फतेह खां के सेनापति बहुगुण पर आ गई और उसने फतेहपुर से 16 मील दक्षिण में अलकपुर के पास भीड़ में दुश्मन सेना पर हमला बोल दिया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। सेनापति बहुगुण ने अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन दुश्मन सेना ने बहुगुण को घेर लिया और इस तरह वो युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद राठौर की फौज ने फतेहपुर में कोहराम मचा दिया। हर ओर चीख पुकार मचने लगी। फतेहपुर में दुश्मन सेना ने घरों को जला दिया और धन संपत्ति पशुधन सब लूट लिया। फतेहपुर पर शार्दुल सिंह शिव सिंह का हमला। नवाबी साम्राज्य का हुआ अंत। शेखावत राज्य की हुई स्थापना। फतेहपुर ने 1788 में भी एक विनाशकारी युद्ध का सामना किया, जब फतेहपुर के नवाब और शार्दुल सिंह शिव सिंह सेनाएं आपस में भिड़ गईं। इस युद्ध में दुश्मन सेना फतेहपुर पर कब्जा करना चाहती थी। दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन फतेहपुर की खुशहाली पर तो मानो काल की नजर लग गई थी। इस युद्ध में नवाब को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल शेखावटी राज्य में सीकर का ऐतिहासिक महत्व फतेहपुर से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि सीकर शेखावटी राज्य का महत्वपूर्ण ठिकाना था। राजा रायसल जी शेखावत के पुत्र राव तिरमल के वंशज दौलत सिंह जी थे। उन्होंने संवत 1687 में सीकर को अपनी राजधानी बनाकर गढ़ की नींव डाली। संवत 1721 में दौलत सिंह के निधन के बाद शिव सिंह जी सीकर के राजा बने और एक दिन राव शिव सिंह जी ने सहायता पाकर विक्रम संवत 1782 में 150 घुड़सवारों के साथ शार्दुल सिंह जी ने फतेहपुर पर आक्रमण कर नवाब को हरा दिया। विक्रम संवत 1787 के प्रथम दिन शिव सिंह जी ने फतेहपुर पर पूर्ण अधिकार कर शासन आरंभ कर दिया। इस तरह शिव सिंह जी ने संवत 1721 से 1748 ईस्वी तक राज्य किया। शेखावाटी के जो मुख्य शासक फतेह खां जिन्होंने फतेहपुर को बसाया और उनके अलावा फतेहपुर शेखावाटी में हुए 18 शासकों ने फतेहपुर शेखावाटी में
काफी समय तक राज किया और उनकी जो सेना थी काफी कुशल थी। उनकी कुशलता के कारण उन्हें चित्तौड़गढ़, उदयपुर, आमेर के किले बचाने के लिए उनको सेना फतेहपुर शेखावाटी से बुलाई जाती थी। और फतेहपुर शेखावाटी का जो ये दुर्ग है उसको भी लेकर यहाँ पर जो चारों तरफ इसको बचने के लिए यहाँ की जो राजा हुआ करते थे उन्होंने नहर बना रखी थी और उस नहर में पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पर इस मुख्य द्वार के अलावा किसी भी गेट से यहाँ पर नहीं आया करता था। शिव सिंह जी और शार्दुल सिंह जी परस्पर सहयोगी थे। आपसी सहयोग से ही दोनों ने फतेहपुर व झुंझुनू से कायम खानी नवाबों का अंत कर वहां शेखावट राज्य की स्थापना की। कायम खानी शासक पहले राजपूत ही थे। इतिहासकार बताते हैं कि हिसार के फौजदार सैयद नासिर ने ददरेवा को लूटा। वहां से 2 बालक, एक चौहान दूसरा जाट ले गए। उन्हें हासी के शेख के पास रख दिया। जब सैयद मर गया तो वे पहलोल लोधी के हुजूर में भेजे गए। चौहान का नाम कायम खां रखा गया। हालांकि कायम खां ददरेवा के मोटे राव चौहान का पुत्र था। बाद में उसके वंशज कायम खानी कहलाए। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। फतेहपुर दुर्ग को सुरक्षित, गुप्त और शानदार बनाने के लिए विशेष रूप से तैयारी की गई थी। फतेह खान ने इस दुर्ग में कई गुप्त रास्ते और सुरंगें बनवाई थी। रानियों के लिए, बेगमों के लिए, नहाने के लिए, नगर से बाहर जाने तक के लिए सुरंगों का निर्माण किया गया था। दुर्ग की कुछ सुरंगों के रहस्य से पर्दा उठ चुका है, जबकि कुछ सुरंगें इतिहास के पन्नों में दफन हैं। दुर्ग की दुर्गम बनावट। 40 किलोमीटर में फैला दुर्ग। फतेह खां का रहस्यमयी दरबार। फतेहपुर का किला फतेहपुर के मुख्य बाजार में 40 किलोमीटर के भाग में फैला हुआ था। सुरक्षा के लिए दुर्ग की दीवारों के साथ साथ गहरी नहर खुदवाई गई थी। इस नहर में बरसात का पानी एकत्रित किया जाता था। नहर दुर्ग के मुख्य द्वार को छोड़कर किले को तीनों ओर से सुरक्षित करती थी और मुख्य द्वार की सुरक्षा के लिए बनाया गया था अभेद्य द्वार। गढ़ के चारों तरफ एक नहर भी बनी हुई थी, उसमें पानी भरा रहता था। इस कारण से वहां कोई आदमी सहज ही प्रवेश नहीं कर सकता था, सेंध नहीं लगा सकता था। और गढ़ को सुरक्षित बनाने के लिए उसको सारे उपाय, उसकी दीवार और ऊंचाई जो है अपने आप में अनूठी थी। और वो निर्माण आज भी अपने मुंह बोलता है। जो महल, तेलन का महल जो है और उसका जो दरवाजा है वो अपने आप में अनूठा है। और अब भी लोग जो है उस सुरंग को देखने के लिए और महल के उस प्राचीन स्वरूप को देखने के लिए पर्यटक लोग वहां तक पहुंचते हैं। दुर्ग के अंदर फतेह खान ने 50 से ज्यादा महल बनवाए। इन महलों में सबसे आलीशान महल तेलन महल था। माना जाता है कि फतेह खान ने तेलन महल अपनी प्रेमिका तेलन के लिए बनवाया था। बाद में इसमें एक तहखाना बनवाया गया था और उसमें से गुप्त रास्ते निकलते थे। हम खड़े हैं शेखावाटी का जो गढ़ है, इसका जो राज दरबार है, जहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी फरियादें लेके आते थे राजा तक। और राजा मेरे पीछे देख सकते हो, जो पीछे का जो दरवाजा है वहां से जो लोग आते थे और राजा यहाँ पर सिंहासन लगा के बैठा करते थे। ये कमरा है राजा का, जहाँ राज दरबार कहलाता जाता था। जनता की फरियाद सुनने के लिए राज दरबार को विशेष रूप से बनाया गया था। किले की पोल किसी को ना मिले, इसके लिए फरियादियों के आने जाने के रास्ते अलग अलग थे। दुर्ग का आर्किटेक्चर बेहद शानदार था। फतेह खान ने रानियों के लिए एक बेहद सुंदर बावड़ी बनवाई थी। महल से कई गुप्त रास्ते सुरंग तक जाते थे। निर्माण में 2 वर्ष लगे। गढ़ की दीवार 8 फीट चौड़ी और उसके अंदर जो राजाओं के महल बनाए गए, रानियों के लिए, बेगमों के लिए जो महल बनाए गए, वो अपने आप में
पुरातात्विक दृष्टि से अनूठे महल थे और उस गढ़ के अंदर ही एक सुरंग बनी हुई है। कहते हैं कि वो सुरंग बावड़ी तक जाती थी और बावड़ी इस तरह की अद्भुत भूल भुलैया वाला एक स्थल था जहाँ बेग में आकर के स्नान करती थी कपड़े बदलने के लिए और उनके सुरक्षित स्नान करके वापस जाने के लिए सुरंग का मार्ग बना हुआ था। तो दूसरे जो आम लोगों से अलग उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं थी। सुरंगों वाला दुर्ग, रहस्यमयी सुरंगें, सुरंगों का रहस्य सुलझा। दुर्ग में एक सुरंग नवाबों की बेगमों के लिए बनाई गई थी। ये सुरंग किले से बावड़ी तक बनाई गई थी, जिसका प्रयोग बेगमें स्नान करने के लिए किया करती थी। माना जाता है कि बावड़ी में कोई बाहरी व्यक्ति छुपकर प्रवेश नहीं कर सके, इसके लिए इस तरह से बावड़ी को बनाया गया कि किसी भी दुस्साहसी का प्रतिबिंब आसानी से देखा जा सके। ये सुरंग बावड़ी के समीप पुष्प वाटिका में खुला करती थी। दुर्ग की एक सुरंग फतेहपुर से राजपुताना सीकर के लिए जाती थी। कहा जाता है कि बाद में इस सुरंग पर डाकुओं ने कब्जा कर लिया था और वो इस सुरंग में जाकर छुप जाते थे। दुर्ग से एक सुरंग सीताराम मंदिर में खुला करती थी। इस सुरंग का प्रयोग हिंदू रानियां प्रभु के दर्शन करने के लिए किया करती थी। दुर्ग में कई ज्ञात और अज्ञात सुरंगें हैं। ये सुरंगें फतेहपुर के किले से विभिन्न स्थानों के लिए बनाई गई थी। जानकार ये भी बताते हैं कि लक्ष्मणगढ़ दुर्ग के किले में प्रवेश के लिए भी यहाँ से कुछ सुरंगें बनाई गई थी, जिनमें कुछ सुरंगों का तो पता चल गया, लेकिन कुछ सुरंगें अभी भी इतिहास के पन्नों में दफन हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। फतेह खां को कई वर्षों का समय लगा दुर्ग बनवाने के लिए। किला बनवाने के लिए उसने जिस स्थान का चुनाव किया, वहां एक महात्मा अपनी साधना में लीन थे। फिर जब उनकी साधना टूटी तो क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। फतेह खां का अपने चाचा से हुआ मतभेद। फतेह खां ने अलग नगर बसाया, अपने नाम से बसाया फतेहपुर। फतेहपुर दुर्ग की नींव किस तरह पड़ी, इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। दरअसल नवाब फतेह खां का उसके चाचा मोहम्मद खां से मनमुटाव हो गया। रासों के मुताबिक बहलोल लोधी बादशाह के विरोध के कारण फतेह खां हिसार में नहीं रह सका। नवाब फतेह खां ने अपने चाचा मोहम्मद खां से झगड़ा तो कर लिया और आवेश में आकर अपना गढ़ बसाने का मन भी बनाया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। एक में इसकी नींव रखी गई थी और 1405 में शुरू हुआ। 1446 में इसकी पूरी हुई। कम से कम 56 ऊपर से ऊपर 68 कमरे थे इसमें। सैनिकों ने महात्मा को किया परेशान। महात्मा गंगानाथ जी रूठे। फतेह खां महात्मा को मनाने पहुंचा। फतेह खां इस स्थान की खूबसूरती पर इस कदर फिदा था कि बिना इस बात को जाने कि इस मनोरम स्थान पर महात्मा गंगानाथ जी महाराज अपने ध्यान में लीन थे, उसने गढ़ का निर्माण तेजी से शुरू करा दिया। एक दिन गढ़ की दीवार बनाते बनाते सैनिक और राजमिस्त्री उस स्थान पर पहुंच गए जहां महात्मा गंगानाथ जी धुनी जमाकर ध्यान में लीन थे। सैनिकों ने महात्मा गंगानाथ जी से कहा कि आप इस स्थान से हट जाइए। इस किले की जब नींव पड़ रही थी तब यहाँ पर गंगानाथ जी बहुत प्रसिद्ध स्वामी थे और गंगानाथ जी के जो बीच के अंदर समाधि स्थल था उसके अंदर वे बैठे थे। और बैठने के बाद के अंदर जब ये उन्होंने बोला कि भी ये नींव आ रही है, उनके सिपाहियों ने बोला कि भी तुम यहाँ से हट जाओ, तो उन्होंने बोला मैं नहीं हटूंगा, गढ़ की तो नींव बाकी अच्छी है और इसलिए तुम बांका किला बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने बोला कि हम नहीं मानते। फतेह खां को समझते देर नहीं लगी कि महात्मा कोई सिद्ध पुरुष हैं और वो महात्मा को मनाने पहुंचा और धुनी को वहीं रखकर अपनी पूजा जारी रखने को कहा, लेकिन महात्मा ने मना कर दिया। तो गंगानाथ जी ने वापिस आना तो स्वीकार नहीं किया
लेकिन वहीं उनके लिए एक मंदिर बना दिया गया और कहते हैं कि अब भी वहाँ जोत जगती रहती है हरदम। तो ये तो उसके प्रारंभ की स्थिति थी। फतेह खान ने बनवाया मंदिर। 279 वर्षों तक चला नवाबी शासन। दुर्ग के 4 प्रसिद्ध दरवाजे। इस तरह फतेह खान ने 1451 में दुर्ग का निर्माण करवाया। 2 वर्ष की अवधि में ये किला बनकर तैयार हुआ और 1474 तक उसने यहाँ राज किया। उसके बाद उसके पुत्र जलाल खान ने यहाँ शासन किया। शेखावटी के अन्य शहरों की तरह फतेहपुर भी अपने वैभव और चित्रित हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रोग्रामिंग डेस्क समाचार प्लस। फतेह खान ने यहाँ एक बावड़ी भी बनवाई। फतेहपुर की बावड़ी का शिल्प सौंदर्य इतना भव्य था कि इसको विश्व के 17वें आश्चर्य के रूप में भी पहचान मिली। इस बावड़ी को दौलत खान ने 1671 में बनवाया था। बावड़ी की बनावट भूल भुलैया जैसी नजर आती है। विश्व का 17वां अजूबा फतेहपुर की बावड़ी। भूल भुलैया जैसी बावड़ी। 1671 में बनी बावड़ी। 1671 ये वर्ष था जब फतेहपुर में एक भव्य बावड़ी का निर्माण करवाया गया। बावड़ी का शिल्प सौंदर्य इतना भव्य था कि इसकी गणना विश्व के 17 आश्चर्यों में की जाती है। दरअसल नवाब आलिफ खान के शासन के दौरान उनके पुत्र दौलत खान ने अपनी देखरेख में पिता के राज्यकाल में एक सुंदर और विशाल बावड़ी फतेहपुर में बनवाई। यह ऐतिहासिक बावड़ी 1671 में बनी। ये जो बावड़ी है ये कायम खानी नवाबों के समय में बनी है। ये नवाब आलिफ खां के राज्यकाल में बनी थी और उसके पुत्र दौलत खां की देखरेख में बनी थी, जो बाद में दौलत खां द्वितीय के नाम से जाने गए। और ये बावड़ी संवत 1671 में भी बनकर तैयार हुई थी और ये एक पुस्तक है जिसमें इसको उस समय दुनिया का 17वां आश्चर्य गिना गया था। ये बनावट में अद्वितीय बावड़ी है, बहुत विशाल बावड़ी है। इसके 2 खंड हैं, इसमें एक सीढ़ियाँ हैं और जो अंदर की तरफ बरामदे बने हुए हैं और इससे लगा हुआ एक कुआं भी है। ये बावड़ी जो है बहुत समय से अच्छी थी और अब इसको यहाँ के युवा और कुछ जागरूक नागरिक हम प्रशासन के सहयोग से इसको वापस से संवार रहे हैं। यहाँ पर नवाबों और बेगमों के शाही कक्ष बनाए गए थे। बावड़ी के चारों ओर एक सुंदर उद्यान बनाया गया था। इसके साथ साथ यहाँ मुसाफिरों के लिए भी कुछ कक्ष बनाए गए थे। इसके साथ यहाँ कला के सुंदर नमूने स्थापित किए गए और इस रमणीक वातावरण में बच्चों के पढ़ने के लिए पाठशाला का भी निर्माण करवाया गया। नागौर के शेख ने बनाया बावड़ी का आर्किटेक्चर। बावड़ी का तल कुएं से जोड़ा। कला का बेहतरीन नमूना। बावड़ी शानदार बनी, इसके लिए नागौर के शेख महमूद ने इसको डिजाइन किया और उनकी देखरेख में ही एक भव्य बावड़ी का निर्माण हुआ। इसकी विशालता और शिल्प कला तो अद्भुत है ही, इसका जुड़ाव सुरंग के माध्यम से किले से भी था। बावड़ी का तल निकट के कुएं से जुड़ा था, जिससे इसमें पानी का स्तर हमेशा बना रहता था। देखो, जहां मरुधरा तपती गर्मी के लिए जानी जाती थी, तो वहीं मरुधरा का ये स्थान आग उगलती गर्मी में भी शीतलता का एहसास कराता था। इसकी सुंदरता और भव्यता सभी के आकर्षण का केंद्र थी। इस परिसर में प्रवेश के लिए भव्य विशाल दरवाजा था, जिसे बावड़ी दरवाजा अथवा बावड़ी गेट नाम से जाना जाता था। यहाँ लगे शिलालेख में बावड़ी की खूबसूरती का जिक्र मिलता है। शेखावटी की जो ऐतिहासिक धरोहरों की बात की जाए तो यहाँ पर
जो यहाँ के जो राजा महाराजा नवाबी हुए, उन्होंने यहाँ पर भित्ति चित्र कलाओं के साथ में यहाँ पर बड़े दुर्ग का निर्माण कराया। दुर्ग के साथ ऐतिहासिक बावड़ी का निर्माण कराया। जो ऐतिहासिक जो बावड़ी है वो 17वें अजूबे के नाम से विश्व में जानी जाती है। उसमें 17 द्वार बने थे। वहीं जो सुरंग है वो गढ़ से होती हुई किले में जाती थी और जिसके अनेक जो द्वार थे वह लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर की जो अलिफ खां की दरगाह उसमें जाता था। जो रानियां हैं वहाँ पर स्नान करने आती थी और उस सुरंग के जरिए वो वापस आम लोगों से कुछ जनजीवन हटकर उन रानियों का था। बावड़ी की बनावट इतनी पेचीदगी भरी है, पहली नजर में तो ये एक भूल भुलैया जैसी नजर आती है। बावड़ी की इसी बनावट की वजह से खाफरिया चोर गिरोह 12 वर्ष तक इसमें छुपा रहा था। बावड़ी की भव्य रचना उस युग की वास्तु स्थापत्य कला व शिल्प कला को बेजोड़ बनाती है। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। फतेहपुर के नगर आराध्य के साथ साथ यहाँ के संतों की ख्याति भी दूर दूर तक फैली हुई थी। राव राजा लक्ष्मण सिंह जी से लेकर कल्याण सिंह जी तक सभी यहाँ के संतों के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने आते थे। फतेहपुर शेखावटी की पावन भूमि पर कई विख्यात संत हुए। अपने राज्य की खुशहाली के लिए राजा महाराजा संतों से मार्गदर्शन लेने के लिए यहाँ आते थे। लक्ष्मणगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह ने बुद्धगिरी जी महाराज से मार्गदर्शन प्राप्त करके कई जन कल्याण के कार्य किए। सीकर के राजा कल्याण सिंह भी यहाँ धोख लगाते थे। बुद्धगिरी जी महाराज योगी थे और उन्होंने जीवित समाधि ली थी। 1862 में बुद्धगिरी जी ने यहाँ जीवित समाधि ली। उस वक्त राव राजा लक्ष्मण सिंह मौजूद थे। समाधि लेने के बाद मंदिर का निर्माण शुरू करवाया गया। राव राजा लक्ष्मण सिंह यहाँ निरंतर आते रहते थे। उनके पूरे परिवार की यहाँ के प्रति श्रद्धा थी और उसका ही ये प्रतीक हमको मिलता है कि 1800 विक्रम संवत 1862 में संत शिरोमणि श्री बुद्धगिरी जी महाराज ने जब जीवित समाधि ली तो राव राजा लक्ष्मण सिंह खुद मौजूद थे और समाधिस्थ होने के बाद यहाँ के मंदिर की पूरी निर्माण की जो प्रक्रिया है उन्होंने खुद ने स्वयं ने करवाई। राव राजा ने। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। नगर आराध्य लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। तो वहीं फतेहपुर के पहले राजपूत शासक शिव सिंह जी ने दुर्ग को फतेह करने के बाद यहाँ श्री राम मंदिर की स्थापना की। बहुत उदार दृष्टि और गंगा जमुनी संस्कृति जो है उसको पनपाने में उनका योगदान रहा। हिंदू मुस्लिम एकता जैसी फतेहपुर में देखने को मिलती है वो अपने आप में अनूठी है। राजाओं के यहाँ उतना ही सम्मान हिंदुओं का, उनके देवी देवताओं का, उनके तीज त्योहारों का होता था जितना उनके ईद बकरीद त्योहार मनाए जाते थे। शेखावटी अंचल की कला की छाप यहाँ के मंदिरों, मस्जिदों, आश्रमों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। वडोदरा की महागाथा में इतना ही।